हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ अरुण पटेल और हम लोग क्लास 12th फिजिक्स में यूज होने वाली जो मैथमेटिक्स थी उसका अध्ययन कर रहे थे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, सबसे पहले त्रिकोणमितीय भी पढ़ ली थी, उसके बाद वेक्टर भी पढ़ लिया था, उसके बाद अवकलन भी पढ़ लिया था। कैलकुलस में हमें सिर्फ अवकलन और समाकलन की आवश्यकता होगी, इसके बाद और बाकी सब चैप्टर्स की आवश्यकता नहीं होगी। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं समाकलन। क्या शुरू करने वाले हैं? समाकलन। तो समाकलन शुरू करेंगे, ठीक है। बड़े ही धैर्य के साथ करेंगे, इस प्रकार आक्रामक होकर के पढ़ाई नहीं करनी है। पढ़ाई बहुत आराम से, बहुत स्लोली हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं समाकलन। सबसे पहले देखो समाकलन का यूज आखिर होता कैसे है। समाकलन, अब बात है समाकलन, तो समाकलन में अगर देखा जाए सबसे पहले हम लोग जानते हैं फंक्शन। जैसे एफ ऑफ एक्स अगर फंक्शन है किसी एक्स का, किसका? एफ ऑफ एक्स का क्या है? फंक्शन है, यानी फलन है। क्या है? फलन है। अब फंक्शन और फलन दोनों सेम ही होता है। फंक्शन अंग्रेजों की भाषा में बोलते हैं और फलन अपनी मातृभाषा में बोलते हैं। एक हम किताब पढ़ रहे थे फलन के बारे में, बहुत अच्छी बात की थी एस.सी. वर्मा में जब आप लोग पढ़ोगे, कलन पढ़ोगे, कलन करके एक चैप्टर उन्होंने लिखा है, हिंदी मीडियम वाली। तो हिंदी मीडियम वाली उन्होंने लिखा है कि जैसे हम लोगों को कर्मों का फल मिलता है, यानी रिजल्ट मिलता है, फलन भी उसी होता है। फलन क्या होता है? किसी अचर चर राशियों से मिलकर के कुछ ऐसा एक समीकरण बना है, उसमें चर राशियों का कुछ मान डालेंगे तो हमें कोई एक रिजल्ट मिल जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं फलन बोलते हैं। खैर ये एक कन्फ्यूजिंग टर्म हो गया। फलन क्या होता है? जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स का एक फलन है। अगर कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये अगर इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिख देंगे तो ये क्या है? एक्स का एक फलन है। एक्स का एक क्या है? फलन है। फलन कई प्रकार के होते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया है अवकलन वाले लेक्चर में। लॉग फलन होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फलन होते हैं, और ऐसे ऐसे करके पॉलिनोमियल्स फलन भी होते हैं। ये कौन सा फलन है? पॉलिनोमियल्स फलन है, जैसे हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो फलन तो जानते हैं। अब यहाँ पे जो समाकलन करेंगे वो किसी फलन का करेंगे, किसके सापेक्ष? किसी चर राशि के। जिस चर राशि से मिलकर के वो फलन बना है, उस चर राशि के सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं? समाकलन करते हैं, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिर समाकलन होता क्या है। समाकलन के बारे में जानते हैं। समाकलन को बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। और थोड़ा आवाज़ में डिफरेंस लग रहा होगा तो जुकाम है, गला खराब है, तो इसी प्रकार से बोले जाएगी, ठीक है। आवाज़ इसी प्रकार की निकलेगी। समाकलन को बोलते हैं इंटीग्रेशन। समाकलन का काम क्या है? पहले देखो, थोड़ा ऑब्जर्व करना। जब हम लोग कहते हैं कि विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग करते हैं। अगर विस्थापन को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, तो अगर x का हम लोग अवकलन करें t के सापेक्ष तो क्या बनता है? हमें वेग मिलता है। अगर हम लोग वेग का अवकलन करें t के सापेक्ष तो हमें क्या मिलता है? त्वरण मिलता है। तो हम लोग परिभाषा ही बोलते हैं, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग विस्थापन से वेग और वेग से क्या पहुँच गए? त्वरण तो पहुँच गए। लेकिन अगर हमें कोई समीकरण दिया जाए त्वरण का, तो कहे कि वेग निकालो, और वेग का समीकरण दिया जाए तो कहे क्या निकालो? विस्थापन निकालो। तो निकालेंगे किससे? समाकलन से, क्योंकि ये अवकलन से संभव नहीं है। समाकलन आखिर होता क्या है? समाकलन इनवर्स यानी उल्टा होता है। जस्ट क्या होता है? उल्टा होता है किसका? अवकलन का। रिवर्स होता है, रिवर्स फॉर्म होता है किसका? अवकलन का। अवकलन का रिवर्स फॉर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। समाकलन का यूज और होता है कर्वों के क्षेत्रफल निकालने के लिए। जो उन चीज़ों के क्षेत्रफल जिनको किसी भी प्रकार से निकालना संभव नहीं है, किसी भी प्रकार का क्या हो, कर्व दिया हो, उसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो वो किससे निकाल सकते हो? समाकलन से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब देखो, अगर कोई फलन है y, क्या है? कोई फलन y तुम्हारा दिया गया है, क्योंकि f ऑफ x ही क्या है? f ऑफ x ही क्या है? y है। अगर y का समाकलन करना है हमें x के सापेक्ष, तो उसका जो सिंबल होता है समाकलन का इस प्रकार होता है dx, ठीक है। अब बात क्लियर है? बात क्लियर है। जिस प्रकार हम लोगों ने अवकलन के लिए क्या पढ़ा था, कुछ फॉर्मूला पढ़े थे, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कुछ रूल फॉलो किए थे, उससे क्या कर रहे थे? हम लोग अवकलन कर रहे थे, अपने बेसिक लेवल पे अवकलन कर रहे थे, जितना हमारा
यूज था, बहुत ज़्यादा उसकी विधि हम लोग नहीं पढ़ रहे थे। उसी प्रकार समाकलन को भी क्या करना है, समाकलन में भी हम लोग कुछ फॉर्मूला इन्वर्स के नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इन्वर्स का यूज भी नहीं है पूरी फिजिक्स में, कहीं पे हमें इन्वर्स फंक्शंस के क्या नहीं मिले, समाकलन नहीं मिले फिजिक्स में, तो उसको नहीं पढ़ेंगे। जो जो यूज़ होगा उसको पढ़ लेंगे। तो लेक्चर बहुत ही हमारा क्या रहेगा, छोटा रहेगा और यूनिक रहेगा, अच्छा रहेगा। इंपॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट समाकलन अवकलन के जो लेक्चर हैं वो तो बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो वेक्टर है तुम्हारा, वेक्टर तो तुम लोगों ने क्या किया होगा, तुम्हारी फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो जितना यूज़ होने वाली वेक्टर है सारी फिजिक्स में ऑलरेडी है। और ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो तुम लोगों ने 10th में पढ़ी होगी, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो उनको ट्रिग्नोमेट्री की भी कुछ चीज़ें समझ जाएंगी, क्लास में टीचर बताएगा तो वो भी आ जाएंगी। लेकिन जो कैलकुलस है वो 11th में नहीं है, 11th में तो है लेकिन 11th में मैथ्स नहीं लिए हो, क्योंकि तुम लोग बायो लिए होगे और अभी स्टार्टिंग सत्र होगा तो जो मैथ्स वाले बच्चे वो भी नहीं पढ़े होंगे। इसलिए कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बायो के बच्चों के लिए और फिजिक्स के लिए भी, ठीक है। तो जो सिंबल होता है समाकलन का वो इस प्रकार होता है, इस प्रकार। कुछ अलग प्रकार के भी समाकलन होते हैं, जैसे क्लोज, कहीं कहीं पे लिखा होगा CLOSE, क्लोज इंटीग्रेशन। क्या होता है? क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार होता है, सेम यही चीज़ है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन होता है, क्लोज लोज ये सब क्या है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी है, बस उसका चिन्ह थोड़ा हम लोग बदल देते हैं, इस प्रकार बदल देते हैं उसका चिन्ह, ऐसे समाकलन के बीच में गोला लगा दिए। और वाई फलन का, अगर वाई कोई फंक्शन दिया है उसका x के सापेक्ष अगर तुम्हें अवकलन करना है तो इस प्रकार से उसका क्या होगा, चिन्ह होगा। इसको भी लिख लो क्लोज। क्लोज का मतलब क्या है, जैसे तुम किसी कर्व के अंदर क्या निकाल लो, इंटीग्रेशन निकाल लो। जैसे अगर तुम्हें कर्व दिया है, अभी हम लोग जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग समझेंगे थोड़ा कर्व के बारे में। जैसे तुम्हें कोई ऐसे ग्राफ दिया है, ये कोई कर्व दिया है, क्या दिया है, कोई कर्व। कर्व मतलब कर्व का समीकरण दिया होगा तो ये कर्व है। अब तुम्हें इस क्षेत्रफल को निकालना है, तुम्हें इस पूरे क्षेत्रफल को क्या करना है, निकालना है। तो तुम इसमें क्या करोगे, इसका कोई समीकरण दिया रहेगा, मान लो दिया है समीकरण, कुछ भी दिया है, y क्या है, फलन दिया है कोई, तो तुम इसका इंटीग्रेशन कर दोगे y का और तुम्हें क्या मिल जाएगा, इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें इस प्रकार कोई, जैसे मान लो सर्कल दिया है, क्या दिया है, सर्कल, और सर्कल का भी क्या होता है, समीकरण होता है। सर्कल का क्या होता है, समीकरण। और सर्कल का तुम्हें अगर कोई फलन दिया है तो तुम इसका जो इंटीग्रेशन करोगे वो क्लोज इंटीग्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि तुम क्लोज चीज़ का क्या निकाल रहे हो, एरिया निकाल रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन होगा y dx। क्लोज इंटीग्रेशन तो फर्स्ट चैप्टर में क्लास 12th में आप लोगों ने सुना होगा, जब हम लोग अनुप्रयोग पढ़ते हैं किसके, गॉस थ्योरम्स के, ठीक है ना। जब गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो गॉसियन सरफेस हमेशा क्या होता है, क्लोज होता है, नहीं, कभी कभी ओपन भी होता है। लेकिन जो जैसे गोला हो गया या पॉइंट चार्ज हो गया, इसके लिए जब तुम गॉसियन सरफेस बनाते हो तो वो कैसा होता है, पूरा क्लोज होता है, ठीक है ना। क्लियर है बात? चलो ठीक है, क्लियर है। इंटीग्रेशन और क्लोज इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ चिन्ह का डिफरेंस है। इसका इंटीग्रेशन का चिन्ह इस प्रकार होता है और इसका क्या होता है, इस प्रकार होता है, ठीक है। कंफ्यूजन वाली बात नहीं। अब हम लोग कुछ क्या लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं अपने इंटीग्रेशन के। अगर तुम्हें कोई फंक्शन दिया गया है y बराबर x की पावर n, क्या दिया गया, y बराबर x की पावर n, अगर तुम इसका इंटीग्रेशन निकालो y ऑफ dx तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। कहोगे सर ये y मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, x की पावर n का क्या निकाल रहे हो, इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे एक बेसिक चीज़ याद रखनी होगी कि जो n होगा वो कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा -1 के बराबर? क्योंकि जब तुम यहाँ पे -1 करोगे, y बराबर x की पावर -1 करोगे तो तुम जब इसका इंटीग्रेशन निकालोगे क्या हो जाएगा, x की पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 0/1। जब किसी की 0/0, x की पावर 0/0, तो x किसी की पावर 0 होती है तो 1/0। जब भी 1/0 आएगा, बटे में 0 आ गया तो ये क्या कर दिया, अपरिभाषित कर दिया, और कोई फलन अपरिभाषित नहीं होगा इंटीग्रेशन में, ठीक है। ये कुछ बेसिक रूल होते हैं जब हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे होते हैं मैथ्स में, कि किस प्रकार से कोई भी फलन अपरिभाषित नहीं हो सकता है, अनिर्धार नहीं हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे ये क्या होगा, अपरिभाषित हो गया, तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ गलत है। x की पावर
x यहाँ पे कभी भी n कभी भी यहाँ पे -1 नहीं होगा। अब सर कह दो कि जब x की पावर -1 कहीं पे दिया रहेगा तो क्या उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा? उसका इंटीग्रेशन होगा। दूसरा फॉर्मूला लिखो, y बराबर 1/x। जब y बराबर 1/x का तुम इंटीग्रेशन करते हो, एक चीज और थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, ध्यान ये देना है कि जब भी तुम यहाँ पे लिमिट नहीं लगा रहे हो, ये लिमिट क्या होती है ये जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब समझ में आएगी। ये जो इंटीग्रेशन है वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो हमेशा एक प्लस में कांस्टेंट चलता है, हमेशा प्लस में क्या चलता है? प्लस सी। इसको लिख के चलना, अभी इस कन्फ्यूजन दूर होगी। जब y बराबर 1/x दिया रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन अगर तुम करोगे, इंटीग्रेशन y ऑफ dx यानी इंटीग्रेशन 1/x dx, तो तुम्हें मिलता है log mod x प्लस सी। अब ये चीज क्या है? 1/x क्या होता है? 1/x को अगर तुम लिखोगे तो x की पावर -1 कर सकते हो, नीचे से ऊपर ले जाओगे, ठीक है। तो x की पावर -1 का इंटीग्रेशन होगा तो वो इस फॉर्मूले से नहीं होगा, x की पावर n से, वो होगा 1/x बराबर log mod x, ठीक है ना? क्लियर है बात? तो दो फॉर्मूला लिख लो, एक ये वाला फॉर्मूला लिखो और एक ये वाला लिखो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे साइन एक्स का, किसका करेंगे? साइन एक्स का, तो हम लोग को क्या मिलेगा? मिलेगा माइनस कॉज एक्स प्लस सी, ठीक है। और जब इंटीग्रेशन करेंगे कॉज एक्स का तो हम लोग को मिलेगा साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। क्लियर है? और ये हो गया तीसरा और ये होगा चौथा। पांचवा, जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे सेक एक्स टेन एक्स का तो क्या मिलेगा? सेक एक्स टेन एक्स किसका अवकलन होता था? सेक एक्स का अवकलन होता था सेक एक्स टेन एक्स, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा? सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। क्लियर है? जब हम लोग समाकलन करेंगे कॉसिक एक्स कॉट एक्स, और क्या होगा? किसके सापेक्ष होगा? ये डी एक्स के सापेक्ष होगा। तो बताओ किसका अवकलन होता था कॉसिक एक्स कॉट एक्स? कॉसिक, ये किसका होता था? कॉसिक एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसिक एक्स और कॉट एक्स होता था हमारा कॉसिक एक्स का। तो यहाँ पे माइनस तो इसमें लेंगे नहीं, तो माइनस किस में आएगा? रिजल्ट में आएगा माइनस कॉसिक एक्स प्लस सी, ठीक है। क्योंकि कॉसिक एक्स का जो अवकलन होता था वो क्या होता था? कॉसिक एक्स होता था माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स। तो जब कॉसिक एक्स कॉट एक्स का तुम समाकलन करोगे तो जस्ट उल्टा आ जाएगा कॉसिक एक्स प्लस सी, ठीक है। क्लियर है बात? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग अवकलन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स का और एक्स के सापेक्ष, तो सेक स्क्वायर एक्स किसका अवकलन होता था? टेन एक्स का, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा? टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। और जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे कॉसिक स्क्वायर एक्स किसके सापेक्ष? डी एक्स के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्लियर है ये वाली बात? अब कहोगे सर टेन एट और टेन एक्स कॉट एक्स का समाकलन क्या होगा? ये निकलेगा तो, लेकिन एक क्रिटिकल पॉइंट से निकलेगा। तुम क्या करोगे? पहले साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स करोगे, ये विधि से क्या होगा? निकलेगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसा भी है कि प्रत्येक फलन का अवकलन तो संभव हो जाता है, लेकिन प्रत्येक फलन का समाकलन संभव नहीं है। कुछ स्पेसिफिक समीकरण का, कुछ स्पेशल फलन का ही क्या है? समाकलन संभव है, जो कि हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। सारे फलनों का समाकलन संभव नहीं है। सारे फलनों का अवकलन तो संभव है लेकिन समाकलन संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग इतनी टेंशन नहीं लेंगे कि ये वाला फंक्शन नहीं लिखा, वो वाला फंक्शन नहीं लिखा। जब भी हम लोग समाकलन करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, यानी ई की पावर एक्स का किसके सापेक्ष? टी के एक्स के सापेक्ष, तो ई की पावर एक्स का अवकलन भी ई की पावर एक्स ही होता था, तो इसका समाकलन भी क्या होगा? ई की पावर एक्स ही होगा और प्लस
सी हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग समाकलन करेंगे ए की पावर एक्स का किसके सापेक्ष, डी एक्स के सापेक्ष, तो क्या हो जाना है ए की पावर एक्स अपॉन एल एन ए प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स का क्या, अगर जब समाकलन करोगे एक्स के सापेक्ष तो हो जाता है ए की पावर एक्स अपॉन एल एन ए। एल एन ए क्या होता है, एल एन ए क्या होता है, लॉग ए बेस ई। ठीक है ना, क्लियर है बात, तो ये वाली बात हम लोग जानते हैं। और हमारे क्या हो गए, सारे के सारे जितने फंक्शन के फॉर्मूले यूज होने थे सारे के सारे हो गए हैं। अब समझो यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस हैं उनके फॉर्मूले नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनका इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, अब फॉर्मूले ऐसे ही लिखना है तो फॉर्मूले तो गूगल करके भी लिख लोगे, लेकिन जो समझना है यहाँ पे वो जरूरी है। हम लोग समझेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या समझेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन वो होता है जिसमें हमारी एक लिमिट दी होती है, किसकी, डोमेन की एक लिमिट दी होती है। डोमेन क्या होता है, यहाँ पे एक शब्द आया डोमेन, क्या आया, डोमेन। अब डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज बहुत ही क्या है, पॉपुलर शब्द है। डोमेन को हम लोग अपनी मातृभाषा में बोलते हैं क्या, प्रांत बोलते हैं कि सह प्रांत बोलते हैं। डोमेन को हम लोग बोलते हैं प्रांत, क्या बोलते हैं, प्रांत। ठीक है, और रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज को बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं, परिसर। तो किसी फलन में अगर मान लो कोई फलन लिखा है एफ ऑफ एक्स, और ये किसका फलन है, एक्स का फलन है। किसका फलन है, एक्स का फलन है। अब इस फलन में एक्स का जो संभव मान होगा वो क्या होगा, डोमेन होगा। या जो एक्स की क्या बाउंडिंग दी होगी कि एक्स का मान यहां से यहां तक ही इस फलन में रखना है, तो वो क्या होगा, उसका एक डोमेन होगा। और रेंज क्या होगी, एफ ऑफ एक्स का जो मान हो सकता है, एफ ऑफ एक्स का जो भी मान हो सकता है, एक्स के सारे मान रखने पे, एक्स के सारे मान रखने पे एफ ऑफ एक्स का जो मान हो सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो क्लियर है बात, एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स फलन में एक्स क्या है, डोमेन है, एक्स का संभव मान, संभव मान, और एफ ऑफ एक्स क्या है, रेंज है। क्या है, रेंज है। अब संभव मान या दिया गया मान, तुम्हें दिया गया कोई समीकरण दिया गया, जैसे मान लो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसमें तुम x का तुम्हारा जो मन करेगा तुम उसको डाल दोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि तुम्हारा जो मान होगा वो 0 से 10 तक होगा, तो फिर तुम्हारा जो डोमेन हो गया वो 0 से क्या हो गया, 10 हो गया। लेकिन 0 से 10 डालने में जो जो मान आएंगे वो सारी क्या हो गई, रेंज हो गई। ठीक है, तो इस बात में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब एक बात समझो, जब तुम्हारे समीकरण में तुम्हें समाकलन करने के बाद जो फंक्शन मिलेगा उसके प्रांत का मान दिया जाएगा, तो उसको रखने पे तुम्हें जो मान प्राप्त होगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लिमिट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे लिमिट होती है। तुमने इंटीग्रेशन किया एफ ऑफ एक्स का, किसका किया, एफ ऑफ एक्स का डी एक्स के सापेक्ष, और तुम्हारी जो रेंज दी गई थी यानी वो दी गई थी ए टू बी, और तुमने जब एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन किया तो तुम्हें जो मिला वो मिला जी ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन करने पे फंक्शन चेंज होगा तो तुम्हें मिल जाएगा जी ऑफ एक्स। जब जी ऑफ एक्स का तुम लोग क्या करोगे, इसका समाकलन किया ना, एफ ऑफ एक्स का क्या किया, समाकलन, समाकलन किया तो तुम्हें क्या मिल गया, जी ऑफ एक्स मिल गया। जब जी ऑफ एक्स मिला तो तुम्हें इसमें रखनी पड़ेगी, रेंज रखनी पड़ेगी ए टू बी। और ए टू बी में एक रूल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का क्या है, अपर लिमिट मतलब जो ऊपर है, लोअर मतलब जो नीचे है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख करके क्या करना है, समीकरण को सॉल्व करना है। अब इसमें अपर लिमिट रखोगे तो बी हो जाएगा, यानी जी ऑफ बी, और फिर जब लोअर लिमिट रखोगे माइनस लगा के तो माइनस जी ऑफ ए। ये क्या हो जाएगा हमारा,
रिजल्ट हो जाएगा, एंड रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर तुम्हारी जो रेंज दी गई है डेफिनेट इंटीग्रेशन ए टू बी दी गई है, क्या दी गई है, लिमिट दी गई है ए से लेकर के बी तक, तो नीचे ए लिखा है, ऊपर क्या लिखा है, बी लिखा है। स्टार्टिंग रेंज नीचे लिखी जाती है लोअर में, और जो एंड रिजल्ट होती है, एंड रेंज होती है, वो क्या होती है, ऊपर दी जाती है अपर में। अब जब तुम इंटीग्रेशन कर लिए फलन का, तो तुम्हें कुछ फलन, दूसरा फलन मिल गया इंटीग्रेशन के बाद। अब उसमें तुम सबसे पहले लिखोगे अपर लिमिट, फिर माइनस लगाओगे, फिर लिखोगे लोअर लिमिट और कैलकुलेट कर लोगे, और तुम्हें मिल जाएगा एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का रिजल्ट। जब भी तुम्हें लिमिट दी जाती है तो तुम उसमें प्लस कांस्टेंट नहीं लिखते हो, ये बात क्लियर है। ठीक है, तो एक नोट लिख लो। एक नोट क्या लिखोगे, जब समाकलन में, जब समाकलन में लिमिट दी जाती है, लिमिट दी जाती है, तो जब समाकलन में लिमिट दी जाती है तो कांस्टेंट नहीं लिखा जाता, कांस्टेंट नहीं लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। जब समाकलन में लिमिट दी जाती है तो कांस्टेंट नहीं लिखा जाता है, ये बात क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कॉल आ गया था तो वो क्या हो गया था, वीडियो बीच में कट हो गया था। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, यूज होता है तुम्हें अगर दो फंक्शन दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, तुम्हें दो फंक्शन दिए गए हैं, अगर उनका इंटीग्रेशन निकालना है, इसके लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होगा। अगर तुम्हें दो फलन दिए गए हैं, मान लो x के दो फलन हैं, x के दो फलन हैं, एक है v और दूसरा है u। ठीक है, तो जब तुम इंटीग्रेट करोगे v इंटू यू, दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हैं, किसके सापेक्ष, dx के सापेक्ष। तो जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला की बेस पे हम लोगों का कर लेना है, इंटीग्रेट कर लेना है। जब इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, v इंटू यू लिखा है, तो करोगे u को बाहर लिख लो और इंटीग्रेट कर दो किसको, v को, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, और माइनस लगाओ, इंटीग्रेशन करो, और क्या करो, u का अवकलन करो, u का du बाई dx, x के सापेक्ष क्या करो, u का अवकलन करो। उसके बाद इंटू समाकलन करो किसका, b का x के सापेक्ष, और फिर तुम इस पूरे रिजल्ट का क्या कर दो, समाकलन कर दो dx के सापेक्ष। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, अगर तुम्हें v और u के दो मान दिए गए हैं मल्टीप्लाई में, और x के सापेक्ष उनका क्या करना है, समाकलन करना है, तो सबसे पहले क्या करो, u को छोड़ो और मल्टीप्लाई में समाकलन करो v का x के सापेक्ष, माइनस होल इंटीग्रेशन करो किस किस चीज का, पहले u का अवकलन कर दो और मल्टीप्लाई में v का क्या कर दो, समाकलन कर दो x के सापेक्ष। ठीक है, और फिर पूरे का जो भी इसका पूरे का जो रिजल्ट आएगा, उस पूरे का क्या कर दो, समाकलन कर दो x के सापेक्ष। यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है कि किसको v माना जाए, किसको u माना जाए। अगर ये चीज तुमने गलत चूज की तो तुम्हारा जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है वो यूज तो होगा, लेकिन फिर वो समाकलन गलत कर देगा। तो v किसे मानना है, u किसे मानना है, इसके लिए एक बहुत अच्छा रूल होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं आइलेट रूल। क्या बोलते हैं, आइलेट रूल। देखो आइलेट रूल बहुत जरूरी है, इसको लिख लो और हम लोग देखते हैं आइलेट रूल क्या होता है। आइलेट रूल, ILATE, ठीक है, आइलेट रूल। यहां पे I4 क्या होता है, I4 होता है इनवर्स फंक्शन। क्या होता है, इनवर्स फंक्शन। और L4 क्या होता है, लॉग फंक्शन। A4 क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन,
अलजेब्रिक फंक्शन, और T4 क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और E4 क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। E4 क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यूज होता कैसे है, I4 इनवर्स, इनवर्स मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन होंगे, अगर U और V में एक आ गया इनवर्स फंक्शन, दूसरा आ गया लॉग फंक्शन, तो तुम I को इनवर्स पहले आ रहा है, L बाद में आ रहा है, तो U मानोगे इनवर्स वाले फंक्शन को और V मानोगे लॉग वाले फंक्शन को, ठीक है। तो इसमें अगर जैसे मान लो एक आ गया तुम्हारे पास अलजेब्रिक फंक्शन और दूसरा आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो तुम एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले को क्या मानोगे, U मानोगे, और V किसको मानोगे, एक्सपोनेंशियल वाले को, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या है, इनवर्स वाले को जानते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉज इनवर्स एक्स हो गया, लॉग फंक्शन जानते हो, लॉग एक्स, ठीक है। उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, जिनमें चर वैल्यूज के मान होते हैं, एक्स स्क्वायर, मान लो एक तरह से पॉलिनोमियल्स जो फंक्शन होते हैं वो सारे अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय के फंक्शन, साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स दिख जाए, इनवर्स के रूप में ना दिखे। अगर तुम्हें कहीं पे ऐसे दिखा साइन इनवर्स एक्स, वैसे तुम्हें ये दिखेगा नहीं। अब साइन इनवर्स एक्स देखा तुम्हें लगेगा साइन है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, नहीं, ये इनवर्स फंक्शन है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, इनवर्स लिखा है, ठीक है। तो इस बात को क्लियर है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e की पावर x वाला अगर कोई ऐसे फंक्शन दिख गया तो उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। आइलेट रूल में ILATE जो पहले होगा इसमें, इस आइलेट में उसको मानोगे u, और जो इसमें बाद में होगा उसको मानोगे v मानोगे, और ठीक है, सिंपल से हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो रट लेंगे लेकिन एग्जाम्पल्स क्या है, अप्लाई करने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर देखें जैसे हमारे पास एक ग्राफ वाला कुछ देख लेते हैं, ऐसे है। अगर ग्राफ की बात की जाए तो अगर तुम्हें कोई ग्राफ दिया गया है साइन एक्स का, किसका दिया गया है, साइन एक्स का। अब इधर साइन एक्स में क्या लिखी है, प्रांत लिखा है, यानी थीटा लिखा है, और इधर क्या लिखी है, वैल्यू लिखी है। यहाँ पे मान लो क्या है, 1 है। अब साइन एक्स का इस प्रकार ग्राफ है, ठीक है, 0 से क्या हो जाएगी, पाई, ठीक है। अब प्रांत x का मान दिया गया, x का प्रांत दिया गया है, तो उसका मान क्या है, 0 से पाई ही है, ठीक है, साइन x का। जब तुम इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो तुम्हें ये वाला एरिया पता चल जाएगा। यानी जब भी तुम इंटीग्रेशन करोगे, साइन x का इंटीग्रेशन करोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, माइनस कॉज एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस कॉज एक्स। तो क्लियर है बात, माइनस कॉज एक्स में तुम क्या रखोगे, 0 से पाई रखोगे, लिमिट है 0 से पाई, तो अपर लिमिट पाई है तो माइनस कॉस पाई, और माइनस लगाओगे, फिर क्या करोगे, कॉज 0 लिखोगे, और तुम्हें मिल जाएगा इसका क्षेत्रफल। इस प्रकार से यूज करना है हम लोगों को डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन दिया गया है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अभी क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हर एक पार्ट का अलग अलग इंटीग्रेशन करोगे। इंटीग्रेशन करोगे 3x स्क्वायर का x के सापेक्ष, फिर प्लस लगाओगे, फिर इंटीग्रेशन करोगे 5x का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, फिर क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे 3 का x के सापेक्ष, ठीक है। अब इसमें जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होगी उसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, बाहर आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर का, किसका होगा, एक्स स्क्वायर का, यानी एक्स की पावर 2 का। एक्स की पावर 2 में जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स की पावर n वाला। तो एक्स की पावर 2 है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स की पावर 2 + 1 यानी एक्स की पावर 3, और बटे में क्या आ जाएगा, 3, प्लस लगाओ। अब यहाँ पे 5 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब x की पावर कुछ नहीं, यानी x की पावर 1 है। x की पावर जब 1 रहेगा तो x की पावर 1 + 1 यानी 2, और बटे में क्या आ जाएगा, 1 + 1 यानी 2, ठीक है। प्लस
इंटीग्रेशन करोगे 3 का, तो 3 तो बाहर आ गया, यानी कुछ नहीं है, मतलब वहां पे लिखा है x की पावर 0। जब x की पावर 0 + 1 करोगे तो x आ जाएगा, और 0 + 1 करोगे बटे में ही 1 तो आ जाएगा ये। यहां से एक चीज तुम्हें पता चल रही है, एक फॉर्मूला भी तुम लोग लिख सकते हो, जब इंटीग्रेशन होगा किसी भी चीज का नहीं, सिर्फ dx के सापेक्ष, ऐसे ही इंटीग्रेशन हो जाएगा तब भी वहां पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। जिसके सापेक्ष खाली, यानी खाली इंटीग्रेशन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्री इंटीग्रेशन। कहीं कहीं किसी किसी बुक में लिखा रहता है फ्री इंटीग्रेशन, यानी जब किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन ना हो रहा हो लेकिन किसी एक चर राशि के सापेक्ष इंटीग्रेशन हो रहा है, यानी यहाँ पे x के सापेक्ष किसी भी चीज का इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, तब भी तुम्हें एक फंक्शन मिलेगा, वो मिलेगा x। ठीक है, और ये इंडेफिनिट है तो यहाँ पे +c तो तुम्हें मिल ही जाएगा, तो ये भी इंडेफिनिट है तो यहाँ भी तुम्हें एक +c कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा। क्लियर है ये वाली बात? 3 से 3 कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छी बात है। इसी प्रकार 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 1/x का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब जब तुम इंटीग्रेशन करोगे 1/x का करोगे इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, log mod x मिल जाएगा। लेकिन ये डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, इनडेफिनेट है, तो तुम क्या करोगे यहाँ पे +c यानी कांस्टेंट लगा दोगे। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है। अब देखो थोड़ा यूज देखते हैं, फिजिक्स में यूज देखते हैं इसका। फिजिक्स में अगर हम लोग यूज की बात करें, अगर तुम्हें दिया गया है, मान लो कोई समीकरण दिया गया है, किसका, वेग का समीकरण दिया गया है, मान लो वेग का समीकरण दिया गया है, किसके पदों में, टाइम के पदों में दिया गया, क्योंकि जिसके पदों में दिया जाएगा उसी के सापेक्ष तो हो पाएगा, क्योंकि जब भी तुम वेग का समाकलन करोगे समय के सापेक्ष, तब जाकर के तुम्हें क्या मिलेगा, विस्थापन मिलेगा। जब तुम अवकलन कर रहे थे किसका, विस्थापन का, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तब जाकर के तुम्हें वेग मिल रहा था। जब वेग का तुम अवकलन कर रहे थे किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तब तुम्हें जाकर के त्वरण मिल रहा था। लेकिन अब अगर तुम्हें त्वरण का समय के सापेक्ष दिया होगा जो समीकरण, तब समय के सापेक्ष तुम समाकलन कर पाओगे, तब जाकर तुम्हें वेग मिलेगा, और वेग का भी तुम्हें समय के सापेक्ष दिया होना चाहिए, तब जाकर के तुम उसका समय के सापेक्ष कर पाओगे, तो तुम्हें मिल पाएगा विस्थापन। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग टर्म हो गया, क्या बोले, लेकिन समझ में आएगा। जैसे वेग दिया है, कोई समीकरण दिया है t² + 3t + 4, ऐसा एक क्या दिया गया है, कोई समीकरण दिया गया है। बोलो ये कोई वेग है, ये क्या है, वेग है। यहाँ पे t क्या है, टाइम है, t क्या है, टाइम है। तो क्या निकालना है तुम्हें समीकरण निकालना है विस्थापन का। किसका निकालना है, विस्थापन का, तो यानी s निकालना है। तो s बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन v और किसके, समय के सापेक्ष, dt, क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं किसका, इस वाले समीकरण का, t² + 3t + 4 और dt। अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लेंगे तो t² का भी हो जाएगा dt के सापेक्ष, प्लस 3t का भी हो जाएगा किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, प्लस और 4 का भी हो जाएगा किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। हो गया। जब t² का क्या करोगे, समाकलन करोगे, तो क्या हो जाएगा, t⁻n यानी t³ प्लस 3 बाहर आया, 3 × t²/2 यानी n+1 नीचे लिखा जाता है, प्लस जब यहाँ सिर्फ ओनली 4 लिखा है तो क्या आ जाएगा, 4t आ जाएगा। और ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, हमारा विस्थापन आ गया, यानी s का समीकरण आ गया। ठीक है, अगर यहीं पे अगर रेंज दी जाती, यानी लिमिट दी जाती किसकी, कि समय यहाँ से वहाँ तक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके तुम्हारा एक एंड रिजल्ट भी निकल आता। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बात? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो नॉर्मली, अगर तुम्हें जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, मान लो त्वरण का समीकरण दिया गया है, किसका दिया गया है, त्वरण का, यानी देखो a बराबर 4t² + 3t, ठीक है, 3t। तो जब तुम समाकलन करोगे a का, समाकलन करोगे a का, ठीक है, शांत रहो यार, शांत रहो, शांत रहो,
जब तक लेक्चर चलेगा तब तक शांत रहो, ठीक है। तो अगर ए का क्या दोगे, समीकरण करोगे, समाकलन करोगे टी के सापेक्ष। अब ये यहाँ पे क्या है, ये समीकरण है, इंटीग्रेशन 4t² प्लस 3t किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, ठीक है। अब t की पावर 2 है तो 4 बाहर आ गया, 4t³ प्लस 3t² ये क्या आ गया, रिजल्ट। t की पावर यहाँ पे क्या था, 1 था, तो t1 + 1/2 आ जाएगा, यानी अपॉन में भी 1 + 1 लिखा जाएगा। x की पावर 1 का फॉर्मूला क्या होता था, x की पावर n + 1/n+1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसका समीकरण हो गया, जब समाकलन करे हो त्वरण का तो वेग आएगा, क्या आएगा, वेग। तो ये वेग का समीकरण हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ाई लिखाई करते रहो, अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करते रहो, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय। और मैथ्स हमारी जो बेसिक मैथ्स थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। अब क्या करना है, अब फिजिक्स को स्टार्ट कर देना है। सेकंड फिजिक्स हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे और फर्स्ट फिजिक्स हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे। इससे बेनिफिट्स ये मिलेगा कि कोई भी बच्चा, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन में बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा है, ऑफलाइन में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत ज्ञान तो ले ही रहे हैं। सारे टीचरों ने शुरुआत से फिजिक्स स्टार्ट की होगी, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, जिससे आप लोग सेकंड फिजिक्स को क्या करो, अपने बोर्ड के लिए तैयार करो, अच्छे से तैयार करो। और जब हम लोग लास्ट में फर्स्ट फिजिक्स को पढ़ेंगे तब तुम्हारा क्या होगा, जो पहले तुम लोग अपनी क्लासरूम्स में पढ़े होगे वो क्या होगा, रिवाइज होगा। और जब तुम सेकंड फिजिक्स अभी यहाँ पढ़ लोगे तो तुम्हारे जब टीचर सेकंड फिजिक्स पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, रिवाइज होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।